अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बोंडाई साहिल पर दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस भारतीय शहरी साजिद अकरम और उनके बेटे नवीद अकरम के आलमी दहशतगर्द नेटवर्क से ताल्लुक़ की तहकीकात जारी हैं। भारतीय पुलिस ने तस्लीम किया है कि साजिद अकरम का ताल्लुक़ भारतीय शहर हैदराबाद से था और वो 27 बरस कबल तालीम हासिल करने के लिए 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुए थे। साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा इंडिया आए। ख़ानदान को भी उसकी इंतहा पसंद नज़रियात का इल्म नहीं था, जबकि साजिद अकरम ने हाल ही में इंडियन जबकि उनके बेटे ने ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ का कहना है कि दोनों बाप बेटा दाइश के नज़रियात से मुतासिर होकर मुमकिना तौर पर इंतहा पसंद बने। सिक्योरिटी ज़राए ने दावा किया है कि साजिद और नवीद अकरम अस्करी तरबियत लेने फिलिपाइन गए। बोंडाई साहिल पर दहशतगर्दी वाक़े के साथ ही भारतीय मीडिया ने अपनी रिवायत के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि दहशतगर्द का ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान ही इस दहशतगर्दी में मुलव्विस है। मगर चंद ही घंटे के बाद झूठ बेनकाब हो गया और दहशतगर्द का ताल्लुक भारत से निकला। 9/11 के बाद जब पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर मगरिब में दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर फ़ज़ा बनने लगी तो भारत ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आलमी दहशतगर्दी के लिए भी पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया। अमरीकी सुदूर जब भारत का दौरा करते तो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बड़े फ़ख्र से ये बताया जाता कि दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भारत में किसी मुसलमान का ताल्लुक आलमी दहशतगर्द तंजीमों से नहीं। भारत ने कश्मीर, शिमाल मशरक़ी रियासतों, निक्सेलाइट बेल्ट, मुंबई हमलों, उड़ी, पुलवामा जैसे हमलों पर पाकिस्तान को बदनाम करते हुए दुनिया और ख़ास तौर पर मगरिब को ये जतलाने की कोशिश की कि मगरिब और इजराइल की तरह उसे भी ग्लोबल टेरर का खतरा है। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। मोदी के इख्तिदार में आने के बाद से ही भारत के अमन पसंद मुल्क होने का नकाब उतरने लगा। बरतानिया हो, अमरीका हो, कनाडा की हुकूमतें और एजेंसियों को ऐसे शवाहिद मिलने लगे कि भारतीय हुकूमत के इमा पर रॉ मुखालिफिन को हलाक करने और हलाक करवाने वाले मंसूबों में मुलव्विस है। खुद भारत के अंदर जाफरानी दहशतगर्दी के वाकयात भी दुनिया की तवज्जो हासिल करने लगे। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने दौरा भारत में इस जानिब इशारा भी किया, जबकि राहुल गांधी जैसे बड़े लीडर ने भी जाफरानी दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। इस साल अप्रैल में पहलगाम दहशतगर्दी के वाक़े के बाद भी भारत ने फिर पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड खेलना चाहा, मगर अब की बार दुनिया के सामने चलाई गई ये भारतीय फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। यूरोप, अमेरिका, रूस और अरब ममालिक ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मांगे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश ना कर सका। दुनिया भर की तरफ से तहम्मुल का मुजाहरा करने के मशवरे के बावजूद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और ऐसी शिकस्त खाई जिसे आज भी दुनिया और अमरीकी सदर ट्रंप भारत को याद करवा रहे हैं। इस जंग ने भारतीय मीडिया के खोखलेपन को भी दुनिया के सामने अयां कर दिया। ये मीडिया भारतीय अवाम को कभी लाहौर पर हमले और कभी कराची पर कब्जे के झूठे ख्वाब बेचता रहा और अब ऑस्ट्रेलिया में हुई दहशत हमला इस सिलसिले की आखिरी कड़ी साबित हुआ जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किसी बुलबुले से भी कम वक्त में फट गया और साबित हो गया कि दहशतगर्दी का ताल्लुक भारत से है। इसी सूरत हाल पर, इसी जाविये पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। दहशतगर्दी के खिलाफ खुद को मगरबी दुनिया का हलीफ समझने वाला भारत खुद आलमी दहशतगर्दी का मरकज साबित। बोंडाई दहशतगर्दी वाकया भारत के आलमी इमेज को किस हद तक डैमेज करेगा? जैगम साहब। भारत ने जो ब्रांड 100 साल में बनाया था, मोदी साहब ने 10 साल में उसके जिस्म पर सिर्फ एक धोती बाकी रहने दी है और उसको भी खतरा है। देखिए, भारत ने अपना ब्रांड पाकिस्तान और भारत के आज़ाद होने से भी पहले बनाया था और बड़ा कमाल होशियारी से बनाया था। उसको वेस्ट के जहन के मुताबिक टेलर किया था। आफ्टर ऑल जहन वेस्ट के पढ़े हुए लोग थे, जहीन लोग थे। और कमाल ये है कि उन्होंने जब नाम रखा अपना इंडिया तो पाकिस्तानी दरिया का नाम चुरा लिया। ये नाम पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था अंग्रेज़ के आने से पहले। सही। और कायद आज़म इस बात पे बड़े नाराज़ भी हुए थे। अब जो हुआ है, आप देखिए कि एक काम में तो भारत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है और वो है पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़कर सफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर का उसका जवाब यही था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है, पाकिस्तान से दहशतगर्दी हुई।
किसी ने उसके इस बयानिए को नहीं ख़रीदा, किसी ने उसकी सपोर्ट नहीं की डिप्लोमेटिकली, मां सिवाय इसराइल और अफ़गानिस्तान के। और दुनिया वाज़े तौर पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के मामले में एज पार्ट ऑफ सोल्यूशन देखती है, एज पार्टनर देखती है। अमेरिका जो हम पे इल्ज़ाम लगाता था डबल गेम का, उसको देख लीजिए कि उसके माइकल कोरेला, जनरल माइकल कोरेला जो सेंटकॉम के चीफ थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ अ फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म वर्ल्ड। अभी उस मुल्क के बारे में तो नहीं कहा जा सकता जो खुद दहशतगर्दी का एपी सेंटर हो, बकौल भारत के। और इसी अरसे में आप देखिए भारत की अपनी वारदातें, कुछ की तरफ आपने इशारा किया, वो खुल के सामने आने लगी। कनाडा में, कनाडा के एक शहरी, एक सिख शहरी को, हरदीप सिंह नज्जर को 2023 में कत्ल करवा दिया गया और पूरा एक बिश्नोई गैंग पकड़ा गया कि भारतीय हुकूमत एक क्रिमिनल गैंग के ज़रिए से जो उसके सियासी मुखालिफ हैं उनको कत्ल करने की, उनको दहशतज़दा करने की, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। फिर अमेरिका में मामला आ गया निखिल गुप्ता का कि पता चला कि एक भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर वो लोगों को हायर करके अमेरिका में भी बंदे मरवाने की कोशिश कर रहा है। और अभी आप ये देखिए कि उन्होंने नए तरीके से जब दोबारा पाकिस्तान को अब फंसाने की कोशिश की, पाकिस्तान को इस मामले में लाने की कोशिश की, तो वो उसमें भी नाकाम हुए। लेकिन जिसका दूसरा मरहला है, मेरे ख्याल उसमें हमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, अभी उसमें हमें सही कामयाबी नहीं मिली। वो है कि भारत का अपना चेहरा दुनिया को कैसे दिखाया जाए, कि जब भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है तो उससे कैसे बच जाता है। जब वो मुक्ति बहनी की टेररिज्म को, उसको एक सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार कर रहा था, तो वो कैसे कामयाब हुआ कि वो इसको एक आज़ादी पसंदों की सपोर्ट के तौर पर पोर्ट्रे करे। ठीक, अब ये कैसे है कि 20 साल तक अमेरिका के कब्जे वाले अफगानिस्तान में बैठ के वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा था, मजहबी दहशतगर्दी भी कर रहा था, बलोच इंसर्जेंसी भी कर रहा था। इस वक्त भी हमारे पास सबूत भी हैं, ईरान से भी हमने एक बंदा पकड़ा, अफगानिस्तान भी दोबारा वहां पे उनका एक प्रॉक्सी बन गया है। तो दुनिया को जो हमने रैली करना है भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ, मेरे ख्याल में वो असल महाज है जिसमें पाकिस्तान को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जो होनी चाहिए, ताकि हम भारत का हाथ रोक सके अपने खिलाफ दहशतगर्दी के। ठीक हो गया, ठीक हो गया, दुरुस्त। आमिर साहब, भारत पाकिस्तान के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी के मामले पर एक विक्टिमहुड कार्ड खेलता रहा है। अब जो कुछ वाकया, जैसे जैगम साहब ने भी ऊपर जिक्र किया, मैंने भी इब्तिदाई में बात की कि दुनिया के सामने भी चीज़ें आना शुरू हुई, उनके मुल्कों में जाके किस तरीके से रॉ ने ऑपरेट किया है। पाकिस्तान के पास यहाँ से आगे ऑप्शंस मुमकिन क्या हैं, हाउ टू गेन इन सिचुएशन, जो कि जिसे जैगम साहब कह रहे हैं कि असल महाज ये है। देखिए आयशा, एक चीज़ जो कि अभी तक भारत बड़ी कामयाबी से कर रहा था, वो अपने आप को टेररिज्म का विक्टिम के तौर पर पेश करता रहा है बड़े अरसे से, और सारी दुनिया को ये बताता रहा है कि जी वो पाकिस्तान जिस तरह की दहशतगर्दी को मुबैना तौर पर स्पॉन्सर करता है, उससे भारत के अंदर वो क्या क्या असर हो रहा है। उससे उसका नतीजा क्या था कि जैसे आपने देखा कि 9/11 के अटैकर्स, जिनका पाकिस्तान से बराबर कोई ताल्लुक़ नहीं था, फॉरेन नेशनल से सारे के सारे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जैसे स्क्रूटनी में आया अफ़गानिस्तान का हमसाया होने की वजह से, और बुनियादी तौर पे इस वजह से कि वो उससे पहले होने वाली जो अफ़गान जंग थी उसने दुनिया भर के जंगजुओं को पाकिस्तान की तरफ वो खींच लाई थी। उसकी वजह से पाकिस्तान जिस किस्म की स्क्रूटनी में आया, और ख़ास तौर पे आज से 20 बरस पहले जो 7/7 के अटैक्स लंदन में हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग मुलविस थे, वो पाकिस्तान ट्रैवल भी कर चुके हुए थे, उनके बाद जिस तरह से पाकिस्तान स्क्रूटनी में आया था, भारत अभी तक उस तरह की स्क्रूटनी से बचा रहा है। हालांकि आशा, मैं समझता हूँ कि भारत की इस वक्त जो कल्चरल पॉलिसीज़ हैं, स्पेशली वो कल्चरल पॉलिसीज़ जो कि मज़हब तक एक्सटेंड करती हैं, अगर आप उनकी स्क्रूटनी शुरू करेंगे और उनको अगर आप देखेंगे, तो ये जो बंडाई बीच वाला वाक़या है वो मांद पड़ जाएगा। मैं समझता हूँ वो जितना भी घनाना वाक़या है वो आटे में नमक के बराबर आपको लगना शुरू हो जाएगा, जब आप उस स्केल ऑफ रेडिकलाइजेशन
और उस स्केल ऑफ इंतहा पसंदी को देखें जो कि भारत में डायरेक्ट एज अ डायरेक्ट रिज़ल्ट जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो उसकी वजह से जो वहाँ पर एक लहर उठी हुई है इस वक्त इंटॉलरेंस की, मैं उसे जनरली उसको एज एन इंटॉलरेंस की लहर कहूँगा, उसका जो नतीजा है ना जी, वो 10 से 15 साल बाद दुनिया देखेगी और भारत को ख़ुद अंदाज़ा होगा कि इस हुकूमत ने, मोदी सरकार ने उनके साथ करके क्या गई हैं, उनके माशरे के साथ, उनकी सकाफ़त के साथ, उनके अखलाकी इक़दार के साथ और सबसे बढ़ के उनकी सियासत के साथ। जैसे हमें ज़ियाउल हक़ के जाने के बहुत बाद पता चला था कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो पाकिस्तान के माशरे के साथ क्या कर गई हैं। सो एक चीज़ जो कि मैं समझता हूँ इस वाक़े की वजह से एज अ डायरेक्ट रिज़ल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट जो हमारे सामने ज़रूर आएगी, वो ये है कि भारत के अंदर क्या कुछ पल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, उसके ऊपर अब थोड़ी सी दुनिया उससे ज़्यादा अवेयर हो जाएगी। और पहले ये जो वेस्ट के अंदर भी 20 साल में हमने सोच बदलते देखी है कि पहले बहुत मुश्किल था समझाना आयशा वेस्ट को कि ये जो आपकी रेडिकलाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं इनको आप होम ग्रोन प्रॉब्लम्स की तरह ट्रीट करें। हमेशा बाहर ना देखें कि ये बंदा क्योंकि इसका ओरिजिन फ़लाँ मुल्क है इसलिए ये हमारा मसला नहीं है, ये एक इम्पोर्टेड मसला है। ये समझने में वेस्ट को बहुत ज़्यादा देर लगी है। इसी तरह से अब जब वो भारत की तरफ भी थोड़ी सी उसकी स्क्रूटनी शुरू होगी, थोड़ी सी ज़रा गहरी नज़र से उसको वो देखना शुरू होंगे, दे विल ऑल्सो रियलाइज़ कि भारत ना सिर्फ जो अपने अंदर जो इंतहा पसंदी को बढ़ावा दे रहा है वो हमेशा उसके अंदर नहीं रहेगी, उसकी एक्सटर्नल लिंकेजेस भी हैं। भारतीय भी पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, जैसे पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकल सकता। तो ये तो मेरा ख्याल है एक फौरी तौर पे एक तब्दीली दुनिया की सोच में भारत की तरफ जो है वो उसकी वजह ये वाकया ज़रूर बनेगा। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, जैसे बात हो रही है आमिर साहब ने की कि दुनिया की स्क्रूटनी भारत की जानिब बढ़ेगी, एक वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, भारत को अब देखा जाएगा, इसके ऊपर काम होगा। मगर पहलगाम हमले की बात की जाए तो हिंदुओं को बचाने वाला भी एक मुसलमान था जिसने कोशिश की। अभी बोंडाई हमले की बात की जाए, वहां पर भी बचाने वाला यहूदियों को एक मुसलमान था। क्या इजराइल के सेहूनियों या भारत में हिंदुत्व के हामियों को यह हकीकत समझ में आएगी कि दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं है या दहशत गर्द का कोई मजहब नहीं है? इंटरनली, दाखिली तौर पर कोई थॉट प्रोसेस इस तरफ काम करेगा वहां पे? आयशा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और उसकी वजह यह है कि भारत में पिछले तकरीबन 15-20 साल से जो इंतहा पसंदी का एक तूफान उठा है, जिसका एक अहम जुज़्व जो है वो इस्लामोफोबिया या मुसलमानों से नफरत और जो हिंदुस्तान की तारीख है उसको रीराइट करने की पूरी एक एफर्ट जो है वो हमें दिखाई देती है। और यही वजह है कि इस वक्त मुसलमान अक़लियतें जो है हिंदुस्तान में वो अपने आप को न सिर्फ गैर महफूज समझ रही हैं, बल्कि अभी आपने हालिया वाक़या देखा, इसका जिक्र भी हुआ कि एक सूबे के वज़ीर आला जो है वो एक मुसलमान खातून का नकाब जो है उन्होंने अपने हाथों से उसको हटाया और बाद में जब उनसे सवाल किया गया तो उनके एक साथी वज़ीर ने कहा कि बहुत ही नाज़ेबा बात की, जो कि आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की पिछली तारीख देख लीजिए, 1947 से ऐसा वाकया सरकार के लेवल से किसी सरकारी आला ओहदेदार की तरफ से नहीं देखा गया। और न सिर्फ ये कि उसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हुई, यहाँ कुछ आवाज़ें उन्होंने तनकीद की और कुछ ने उसके ऊपर उसकी मजम्मत की, लेकिन बिलअमूम हिंदुस्तान का मीडिया जो है और हिंदुस्तान की जो पूरी पॉलिटिकल डिस्कोर्स है इसमें अब ये चीज़ सिरायत कर चुकी है। और ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी एक मुस्लिम माइनॉरिटी जो है वो इंडिया में मौजूद है और उसी का रद्दे अमल हम देखते हैं बहुत सारे और जगहों पर। अगरचे कि ये पहला तरीका है कि कोई हिंदुस्तानी मुसलमान उसने कोई बाहर जाकर इस तरह का वाक़या किया, किसी तशद्दुद की कार्रवाई में हिस्सा लिया हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में साजिद अकरम ने किया या उनके साहिबजादे जो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर चार्जेस भी लग चुके हैं। तो ये एक बहुत ही दिलखराश मैं समझता हूँ हकीकत है और अब इसको हमें इसके ऊपर जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया की जो आने वाली कई दिहाइयाँ हैं उसमें ये मसला बिल्कुल बरकरार भी रहेगा।
क्योंकि रजा रूमी साहब, जिससे आप कह रहे हैं कि इस थॉट प्रोसेस से लड़ा नहीं जा सकता और ये बरकरार रहेगा, तो फिर भारत में रहने वाले मुसलमानों पर इसका क्या असर होगा, क्या इंपैक्ट आएगा इस सिचुएशन में? जी, उनका इम्पैक्ट बिल्कुल ऑलरेडी आ रहा है। जो लोग वहां से जो तालीम याफ्ता मुसलमान हैं, जो साहिब हैसियत हैं, वो तो निकल रहे हैं, वो अपने बच्चों को भी बाहर लेके जा रहे हैं। पीछे रह जाते हैं बेचारे गरीब जो मजदूर तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास वो वाले वसाइल या अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो वहां पे पिस रहे हैं। और यही वजह है कि मैं समझता हूं कि इसमें हम उसकी मजम्मत तो करते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि पाकिस्तान को, चूंकि हम हमेशा इजहार यकजहती करते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, तो हमें भी अपनी पॉलिसी को ज़रा नजरसानी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई बात करेंगे, क्योंकि मसला यही हो रहा है कि जो भी वहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमान है, उनको आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच हो या ट्रेन का डब्बा हो या कुछ और हो, तो उनको पाकिस्तानी कहा जाता है और अक्सर ये ताना दिया जाता है कि यहाँ खुश नहीं हो तो पाकिस्तान चले जाओ। जबकि वो बेचारे कहते हैं जी हम तो यहीं पैदा हुए हैं, हमारे इस्लाफ, हमारे अजदाद की कब्रें यहाँ पे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा वतन तो ये है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इससे भी बड़ा मसला आयशा, जिसका पहले तस्करा हो चुका है, वो भारत की आलमी लेवल के ऊपर जिस दीदा दिलेरी से उन्होंने हालिया महीनों में दहशत गर्दी के वाकयात में उनके सरकारी एहलकार और सरकारी एजेंसियां मुलविस रही हैं, जिसका जिक्र कनाडा कर चुका है, अमेरिका कर चुका है, और जो 5 आईज जो कि 5 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो जिक्र कर चुकी हैं। ये ज्यादा बड़ा एक मसला है। और यकीन जानिए, अगर भारत के साथ माशी मफादात ना होते मगरबी दुनिया के, तिजारत के, इन्वेस्टमेंट के, कंपनियों के, तो इस वक्त बिल्कुल एक बहुत बड़ा तूफान उठा होता। ये तो उनकी जो इस वक्त एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कनाडा के लिए, यूके के लिए, यूएसए के, तो वो उससे बचे हुए हैं। लेकिन ज्यादा देर ये नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर इस तरह की ये कार्रवाइयां किसी और सरजमीन पे जारी रखेंगे तो उसका रद्द अमल बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से आएगा। अब फाइनल जो पॉइंट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से, चूंकि आपने इसका जिक्र किया अपने सवाल में भी, देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो शख्स रेडिकलाइज हुआ है, वो उसका ये तो पता लग गया कि वो इंडियन निजात था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर इंडिया में क्या आईसिस जो है या दाइश है वो अपने पंजे गाड़ रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल एक तशवीशनाक बात है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और इसके ऊपर इंडिया को सवालात के जवाब देने होंगे। पाकिस्तान बैशिंग जो है उससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उनका तो पूरी तवज्जो पाकिस्तान पे रही है इस पूरे मामले पे। लेकिन इस बैशिंग से शहजाद साहब वो एक्सपोज ही हुआ है। अगर हम मई में होने वाली जंग की बात करें या बलोचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी में भारतीय मुआवनत की बात करें, तो पाकिस्तान अब इंटरनेशनल लेवल पर डोजियर शेयर कर रहा है, आलमी प्लेटफॉर्म्स पर आवाज उठा रहा है। मगरबी दुनिया में भी दहशतगर्दी में भारत की मुआवनत जब सामने आ रही है, तो पाकिस्तान मजीद किस तरीके से इसका एडवांटेज ले सकता है? या क्या पाकिस्तान को करने की जरूरत है कि भारतीय बयानिए को उस तरीके से बेनकाब किया जाए कि अगर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से भी उसको फायदा आ रहा है मगर उसको इसकी चोट भी आए? फिर बिल्कुल ठीक है आयशा, असल में भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए हैं। याद है आपको, कभी ये मोदी नारा लगाया करता था कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए हैं। देखिए अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली, भारत ने बॉलीवुड से के थ्रू, बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है धुरंधर के नाम से। और वो धुरंधर की जो फिल्म है वो नाम फिल्म का धुरंधर है। और वो जो फिल्म है वो लियारी की जो गैंग वॉर थी, उसको डिपिक्ट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को दिखाने के लिए अपने मुल्क में और बाकी जहां जहां पे वो फिल्में देखी जाती हैं बॉलीवुड की, उसकी आखिरी जो स्लाइड है, जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं, जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये उसकी आखिरी स्लाइड है उस फिल्म की। अब खुदा का करना क्या हुआ कि उन्होंने दिखा तो दी और रिलीज तो कर दी कि अगले दिन बोंडाई बीच हो गया। और बोंडाई बीच के बाद वो आ गए साजिद अकरम साहब स्पॉटलाइट में, और नवीद अकरम साहब उनके जो बेटे हैं उनके साथ। अब कहने का मतलब ये हुआ, अब वो सारी की सारी फोकस चला गया इंडिया के ऊपर, और वो धुरंधर जो है वो धुरंधर का बवंदर बन गया। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरी बात, जैसे बिल्कुल बातें तकरीबन सब हो चुकी हैं। भारत के फुटप्रिंट्स, भारत की रॉ के फुटप्रिंट्स कहां पे हैं? कनाडा में पकड़े गए, अमेरिका में पकड़े गए, यूके के अंदर जाते हैं पकड़े जाते हैं, अफगानिस्तान में पकड़े गए ख्वारिज की शक्ल में। आज ही
काम कर रहे हैं वहां पर। ईरान में कुलभूषण यादव की शक्ल में पकड़े गए। ये समझते थे हम ये इसराइल बन गए हैं, और इसराइल के तरह मोसाद के नक्शे कदम पे चलते हुए शायद वहां से कोई इंस्पायर हुए थे, क्या हुआ था, इन्होंने ये काम किया। और ये तीसरी बात, भारत के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो सिर्फ 80% है, बल्कि उससे भी हल्के से कम है, 79.8। और उससे बढ़ के जो 21% के करीब पॉपुलेशन है वो है गैर हिंदू। उस गैर हिंदू में 20 करोड़ मुसलमान हैं और बाकी 10 करोड़ बाकी लोग हैं। अब ये 30 करोड़ मिलाए जाएं तो ये दो कम से कम बनती हैं बड़ी सल्तनतें या बड़े मुल्क, स्टेट्स। तो ख्याल करना चाहिए भारत जिस किस्म के घाव और जिस किस्म का फिशार वहां डेवलप हुआ है अंदरूनी तौर पर इनकी हिंदुत्व पॉलिसीज की वजह से, भारत की अपनी हैसियत जो कि कितनी देर तक कायम रह सकती है उस पर सवालात उठना शुरू हो गए। तो ये चीजें जो आप सिर्फ ये ना देखिए कि ये वहां पर भारतीय निजात लोग थे जिन्होंने ये काम किया, आप ये देखिए इसकी जड़ें कहां पे बैठी हैं, वो भारत के अंदर मौजूद हैं। जो मुसलमानों के साथ बर्ताव है, जिस किस्म का फिशार, जिस किस्म की मुश्किलात वहां पे उन्होंने मुसलमानों के लिए खड़ी की है, मुसलमानों के अंदर एक रिएक्शन। आप कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीरी भी मुसलमान, उनके साथ जो जुल्म इन्होंने बर्पा किया हुआ है वो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। कश्मीरी तो सह गए अब तक 70-80 साल तक, लेकिन कब तक सहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अपने हैं, उनके साथ जो किया, ये भारत अपने तौर पे एक रियासत के तौर पे जिस तरह आज एग्जिस्ट करता है, मेरे हिसाब से कायम रह ही नहीं सकता, क्योंकि इस रस्तों पे चल के कोई भी रियासत अपने आप को कायम नहीं रख सकती। फाइनल बात करता हूं, वो ये है कि देखिए, एक होते हैं फितना अल खवारिज, जो कि अफगानिस्तान से किसी की शय पे, पाकिस्तान पे दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानियों लोगों और पाकिस्तानी रियासत पे हमलावर होते हैं। अच्छा, और एक होते हैं तहजीबी टकराव के मामला, जो कि इसराइल और गाजा की शक्ल में लोगों के दिमाग में बसते हैं। उससे फिर ये कभी एक जमाने में अलकायदा उठी, अब दाइश की बातें हो रही हैं। तो ये फिर जो मगरबी ममालिक हैं, जिनको ये खौफ रहता है कि किस मुल्क में कितनी दहशतगर्दी है, उनको भी कुछ सोचने की जरूरत है। कश्मीर में जो हो रहा है, जो गजा में हुआ है, जो मुसलमानों के साथ दुनिया भर में हो रहा है, जो मगरबी माशरों के अंदर जिस किस्म का बर्ताव किया जा रहा है, चाहे अमेरिका में क्यों ना हो, मेरा ख्याल है कि तमाम की तमाम इंडिकेटर्स वो हैं कि ये दुनिया उस तरीके से इंक्लूसिव नहीं रह गई, और लोगों के अंदर जो जज्बा है वो इतना बढ़ चुका है कि वो बदकिस्मती से इस शक्ल में सामने आता है। इसके अंदर भी कोई ना कोई थोड़ा बहुत सोच विचार करनी पड़ेगी, ताकि दुनिया को एक रख तरीके के साथ आगे लेके जाया जाए। ये ना हो कि आपस में टकराने की शक्ल में, एक तहजीबी टकराव की शक्ल में एक फाइनल जिसे कहते हैं चैप्टर ना लिखा जाए। ये ज्यादा बड़ा खतरा। शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं दुनिया इंक्लूसिव नहीं रह गई, मगर हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मसनूई जहानत की रफ्तार की, जो दुनिया को बहुत तेजी से जोड़ रही है, एक साबी बना रही है। क्या इंसान से आगे निकल चुकी है या फिर इंसान को आगे लेकर जाने का बायस बनेगी? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मसनूई जहानत या AI सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी, इल्म और फैसले करने की सलाहियत को नए दौर की बुनियाद पर ले जाने वाला इनकलाब है। चंद सेक्टर्स में मालूमात तक रसाई, पेचीदा सवालात के फौरी जवाबात, तहरीर, तहकीक, तर्जुमा, हत्ता के मुशावरत, ये सब वो सहूलतें हैं जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। मगर इसी आसानी के साथ एक खामोश और गहरा सवाल भी जन्म ले रहा है कि क्या हम सहूलत के बदले अपनी सोच, अक्ल और जहानत को आहिस्ता आहिस्ता कुर्बान तो नहीं कर रहे? इंसान इस ज़मीन पर वाहिद मखलूक है जो सवाल उठाता है, शक करता है, तजुर्बा करता है और इल्म की बुनियाद पर नई हकीकतें और जहतें दरियाफ्त करता है। फ़लसफ़ा, साइंस, अदब और तहजीब सदियों की इंसानी सोच और जद्दोजहद का नतीजा है। इसके बरक्स AI ना शऊर रखती है, ना एहसास और ना ही अखलाकी या सियासी समाजी सियाक़ो सबाक़ को खुद से समझने की सलाहियत। वो डाटा की बुनियाद पर नताइज अख्ज़ करती है, मगर सवाल यह है कि क्या डाटा और तज्ज़िया इंसानी फ़हम, तख्लीक और बसीरत का नेमुल बदल बन सकते हैं? दुनिया भर में लोग रोज़मर्रा के मसाइल से लेकर तालीमी, पेशावराना और हत्ता के ज़ाती फ़ैसलों तक के लिए AI से मदद लेने लगे हैं। ये इन्हिसार एक तरफ सहूलत फराहम करता है, मगर दूसरी तरफ ये सवाल भी पैदा करता है कि कहीं हम अपनी सोच मशीन के हवाले तो नहीं कर रहे। तहकीक बताती है कि जब इंसान सोचने, तज्जिया करने
समझने और मसला हल करने के काम मुसलसल मशीनों के सुपुर्द कर दे तो उसकी तनकीदी सलाहियत कमज़ोर होने लगती है। तलबा असाइनमेंट्स के लिए, सहाफ़ी मवाद की तैयारी के लिए और आम अफराद ज़िंदगी के फ़ैसलों के लिए मसनूई जहानत पर इन्हिसार कर रहे हैं। इसका नतीजा मुस्तक़बिल में ऐसी नस्ल की सूरत में भी निकल सकता है जो मालूमात तो रखती हो मगर फ़हम और बसीरत से महरूम हो। AI डेवलपर्स के मुताबिक AI पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार तनकीदी सोच को मुतासिर कर सकता है, मगर साथ ही ये हकीकत भी अपनी जगह पर मौजूद है कि दुरुस्त इस्तेमाल की सूरत में यही टेक्नोलॉजी इंसानी जहानत को नई सिमतें दे सकती है। असल सवाल ये नहीं कि AI खतरा है या नेमत, बल्कि ये है कि क्या इंसान अपनी अक्ल, तख्लीक और फैसला साजी पर कंट्रोल बरकरार रखते हुए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मुकाबला शायद AI के दरमियान नहीं है बल्कि इंसान और उसकी अपनी सहूलत पसंदी के दरमियान है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी पैनल के साथ। सवाल इस तरह से, चंद सेकंड्स में मालूमात तक रसाई, पेचीदा सवालात के फौरी जवाब, तहरीर, तहकीक, तर्जुमा और मुशावरत जैसी सहूलतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी जहानत के लिए कितना बड़ा खतरा? शहजाद चौधरी साहब। आयशा, एक जमाना था और हम चूंकि एक ट्रांजिशनल जनरेशन के लोग हैं कि स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जाके गाड़ी को देखना भी एक यूनिक तजर्बा हुआ करता था। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब हमने पहली मर्तबा गांव में अपने घर में बिजली का बल्ब देखा। अच्छा, और उसके बाद फिर टेलीफोन के ऊपर जब आए तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सोच, हम आपस में बात करते थे कि यार एक जमाना आएगा कि जब आप बात करोगे तो जो तस्वीर होगी ना बोलने वाले की, वो सामने आ जाया करेगी। हम मजाक में बात करते थे, लेकिन सब कुछ हो गया। इसलिए अगर मुझे कोई आज ये कहना पड़े कि क्या ये होगा, और उस पर नेवर से नेवर का फॉर्मूला फौरन मैं लगा दूंगा कि कभी मत कहो कि कभी नहीं होगा। सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस वक्त इंसान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI, ये जो चीज है, ये उस कंटेंट के ऊपर अपनी जहानत को बढ़ा रही है जो कि इंसान का क्रिएटेड है। बिल्कुल, कंटेंट आज भी इंसान का ही बनाया हुआ है जो कि मशीनें रीड कर रही हैं। उस इंसानी कंटेंट के बाद अपने आप को इस काबिल करती हैं कि आपको फटाफट जवाब देके या उससे करके। लेकिन फिर भी एक चीज याद रखिए, AI को इस्तेमाल करते हुए अगर आपको आज प्रॉम्प्ट देना नहीं आता सही, तो AI आपको सही जवाब भी नहीं देगा। डिपेंडेंट है इंसान के प्रॉम्प्ट पे। अच्छा, अब अगला मरहला क्या है? तो इसलिए ये भी इंसान को सीखना पड़ेगा कि AI से मैंने काम लेना है तो किस तरीके से काम लेना है। और क्या मेरे दिमाग में सवाल आता है कि कंटेंट कभी क्या AI खुद से भी क्रिएट कर पाएगा? कुछ तो कर रहा है, लेकिन उस लेवल का जिसको आपने फिक्र और सोच के हिसाब से बोला, क्या ये मुमकिन होगा कभी या नहीं होगा? अच्छा, दूसरी बात, AI कभी वो इंसानी एहसास और अखलाक जो कि एक जज्बे की शक्ल में ह्यूमैनिटी को डिफाइन करता है, अखलाक और एहसास, क्या ये कभी मिमिक कर पाएगा? क्या ये उसके अंदर कभी, मुझे नहीं लगता कि एक मशीन के अंदर ये चीजें कभी क्रिएट की जा सकती हैं। एक कुछ उसकी हल्की फुल्की शक्ल आपको कोई खास शोबों के अंदर खास तरीकों पे नजर आती है, लेकिन एक बहुत सतही सी लेवल के ऊपर है। इंसानी एहसास और इंसानी अखलाक बहुत गहरी कदरें हैं। तो मुझे यूं लगता है कि अगर इंसान या मशीनें उस लेवल तक चली गई जहां पर वो इंसान के बिहाफ पे अखलाक और एहसास को मिमिक करना शुरू कर देंगी, तो शायद इंसानियत का एक बहुत बड़ा टकराव हो जाएगा मशीनों के साथ। रजा रूमी साहब, क्या AI इंसान की सोच, तख्लीक और तज्जिए की सलाहियत को कमजोर कर रही है? क्योंकि आप किताबें तख्लीक करते हैं, खुद तख्लीककार हैं, लिखते हैं, या हमें बहुत ज्यादा वक्त और वसाइल दे रही है कि हम जहां खड़े हैं, जिस लेवल पर, उससे कहीं बेहतर सोच सकें, बेहतर तख्लीक कर सकें? देखिए आयशा, वाकया यूं है कि जब भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में इनकलाबात और तगय्युरात आते हैं तो इस तरह के बहुत से सवालात उठते हैं। मुझे याद है, आपको पता है, मैं भी उस जनरेशन से मेरा ताल्लुक है कि इंटरनेट उस वक्त आया जब मैं कॉलेज की अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था, और आजकल के स्टूडेंट्स को तो हर तरह से इंटरनेट और गूगल अवेलेबल है, हमें तो वो नहीं होता था। तो उसमें भी बड़ा शोर होगा हुआ पिछली सदी के आखिरी अशरे में कि इससे क्या जो है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब से क्या मसाइल पैदा होंगे, मुसीबत आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उससे फैसिलिटेट किया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो है उनको हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मामलात हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कि हमारी डे टू डे जिंदगी और कारोबारी ज़िंदगी, कारोबारी हुकूमत, कारोबार जो वैसे भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको मज़ीद एफिशिएंट बनाएगा और बनाना शुरू हो गया है।
लेकिन साथ साथ उसके नुकसानात भी हैं और उसके ऊपर बहुत बड़ी आलमी स्टेज पर बहस हो रही है। बिल्कुल ऐसा। और एथिक्स के हवाले से कि इसके एथिकल लिमिट्स जो है वो क्या है, उसमें यकीनन ये भी आता है कि क्या आप लोगों को नौकरियों से फारिग करके रोबोट्स और मशीनों के हवाले कर देंगे तो इंसानों का क्या होगा? क्या इंसानी सोच और तख्लीकी अमल है वो उससे मुतासिर होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, मैं पढ़ाता भी हूँ और ये AI और चैट GPT और इस तरह की चीजों की वजह से मैं खुद उसके नतीजे में देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो है मेरे अमेरिका में, वो अब सोचते हैं और पढ़ते नहीं है, वो जाकर मशीनों से बातचीत करके तो पेपर घर के ले आते हैं। और अब उसके लिए हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ा है कि किस तरीके से हम उनकी जो है उनकी सोच को, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को और पढ़ने की और लिखने की सलाहियत को जिंदा रखेंगे। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आमिर साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर साहब, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और एल्गोरिदम्स के बाद अब मसनूई जहानत तक बात आ गई है। क्या हम मुस्तकबिल में ऐसी नस्ल की जानिब बढ़ रहे हैं जो मालूमात तो रखती हो मगर राय बनाने की सलाहियत खो बैठे तब तक? आयशा, ये जो आपका सवाल है ना, इस वक्त हकीकतन दुनिया में किसी के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। और माजी में अगर आप देखें, पहिए की इजाज़त से लेकर अब तक जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई हैं, जितनी भी नई इजादात हुई हैं, उनमें उन सब को अगर इकट्ठा भी आप कर लें, उनमें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रिएशन के बाद एक चीज़ जो कि हमेशा से इंसानों की डोमेन समझी जाती थी, इंसानी सोच की डोमेन समझी जाती थी, और वो होता था फैसला साजी, फैसला करना। डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इंसानी तारीख़ के अंदर पहली दफ़ा इंसानों से हटकर मुमकिन हो गया है कि मशीनों को भी डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए, जिसकी वजह से ये तमाम सवालात जिनके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं वो खड़े हुए हैं। और इसके ऊपर जो इसके अंदर डीपली इन्वॉल्व हैं लोग, वो भी अभी तक कोई यकीनी राय, पर्सपेक्टिव ज़रूर हैं, खदशात अपने अपने का इजहार भी वो कर देते हैं, लेकिन कोई यकीनी राय नहीं दे सकता। हाँ, दुनिया दो कैंपों में ज़रूर बटी हुई है। एक तरफ वो इजरायली हिस्टोरियन और फिलोसोफर युवल नोआ हरारी जैसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, हम किसी बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमने ख्याल ना किया, अगर हमने AI की डेवलपमेंट और रेवोल्यूशन को प्रॉपरली रेगुलेट ना किया, तो हम बहुत बड़ी तबाही की तरफ हैं। और दूसरी तरफ जेफ हिंटन, सैम ऑल्टमैन जैसे लोग हैं जो बानी हैं इस टेक्नोलॉजी के, और जिनका ये कहना है कि देखें, जैसे कोई भी आप टेक्नोलॉजी बनाते हो, गन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो बंदूक तो आपने बना ली, उसको आप अपने दिफा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसे आप जारहियत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज़ जस्ट अनदर टेक्नोलॉजी जो कि इंसानों के ऊपर इसका इन्हिसार है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दीज आर वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, लेकिन सवाल ये ऐसा है आशा आपका जिसका फ़िलहाल किसी के पास कोई जवाब। मगर फिर भी जैगम साहब, क्या वाकई इसको एक टेक्नोलॉजी की हद तक ही कहा जा सकता है जब माजी के इतने सारे हवाले दिए जाते हैं, पहिए या बल्ब से लेके यहाँ तक आ जाए, या फिर इंसान की जगह फैसला साज बनती जा रही, क्योंकि रफ्तार, डाटा और हिसाब में ये इंसान से आगे निकल चुकी है, मगर क्या शऊर, फहम, अखलाक, ऊपर बात हुई एहसास, याको सबाक, उसमें भी इंसान शिकस्त खा जाएगा? आज से 2400 साल पहले हम सब के उस्ताद सुकरात ने कहा था कि जो राइटिंग है, लिखना है, ये बड़ी एक डेंजरस टेक्नोलॉजी है। इसलिए उस्ताद मोहतरम ने कुछ लिखा हुआ नहीं छोड़ा, लेकिन उनके शागिर्द अफलातून ने जो छोड़ा, आज तक पूरी दुनिया उसको पढ़ती है और सर धुनती है। प्रिंटिंग के बारे में भी यही ख्यालात थे, कंप्यूटर के बारे में भी यही ख्यालात थे। जब कोई टेक्नोलॉजी लाती है, ख़तरात भी लाती है, उम्मीदें भी लाती है, और मुस्तकबिल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम मंजरनामे बनाते हैं, हम सिनेरियोज़ बनाते हैं, ज़रूर बनाने चाहिए, ताकि किसी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर कोई ख़तरात वाबस्ता हैं तो हम उसको दूर कर सकें। और हमें हर वक्त ये बात ज़हन में रखनी चाहिए हर टेक्नोलॉजी के बारे में कि जो साइंस है और जो टेक्नोलॉजी है, ये एथिकल नहीं होती, ना ये बुरी होती है ना अच्छी होती है। इसको अखलाकी तौर पर देखने की ज़रूरत होती है कि क्या इसका गलत इस्तेमाल इंसानों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। अभी तक जो मंजरनामे हैं नुकसान की बात भी कर रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल दूर हो सकते हैं, इंसान की जो एजेंसी है, अपना कंट्रोल है, वो ख़त्म हो सकता है।
तो मुझे जो अभी तक राय पसंद आई है, रीड हॉफमैन जो लिंक्डइन का फाउंडर, उसकी किताब सुपर एजेंसी, वो कहता है मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा कि इंसान की जगह मशीनें ले लेंगी या इंसान की जगह एआई ले लेगी। वो कहता है कि वो इंसान जो एआई के साथ होगा, मैन विद एआई, वो उस इंसान को रिप्लेस कर देगा जो एआई के बगैर होगा। बजाय इसके कि उस इनकलाब उसके लिए तैयारी कर लें। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।